नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 239 डबल ए यानी कि का और का में। अभी ये आर्टिकल सबसे लंबा आर्टिकल है जो कि हमें एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं, दिल्ली कैसे बनी और दिल्ली में कौन कौन सी पावर है, आपने सुना होगा एलजी के बीच में, मुख्यमंत्री जी के बीच में अक्सर कुछ अनबन बनी रहती है, वार्तालाप न्यूज़ में आते रहते हैं। तो उन सबको पावर्स कहाँ से मिलती है, शक्ति कैसे मिलती है, पूरा डिटेल, बहुत लंबा आर्टिकल है। 8 इसके क्लॉज बनाए गए। तो आइएगा एक एक क्लॉज पर डिस्कस करते हैं, आराम से आसानी से समझते हुए पढ़ते हैं। स्वागत है आप सबका। पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कैसे। आर्टिकल नंबर 239 ए को हम का और का भी लिख सकते हैं। और ये आर्टिकल कब जोड़ा गया वो भी आपको बताता हूं। है किसके लिए? दिल्ली के लिए। और दिल्ली के लिए बताया गया संविधान का 69वां 69th नंबर का संशोधन है। साल 1991 में संशोधन के तहत यह आर्टिकल पूरा जोड़ा गया। 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिससे इस भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है, कहा जाएगा। और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक का पदाभिमान उपराज्यपाल का होगा। यानी कि 239 में तो कहा गया यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होगा, तो यूनियन टेरिटरी का हेड होगा हमारे प्रशासक। लेकिन चूंकि ये भी दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का प्रशासक यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल होगा। ये पहली बात बता दी गई। प्लस ये भी बताया गया जिसका नाम अभी तक दिल्ली था, उस दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया, रीजन कर दिया गया, राज्य क्षेत्र रीजन कर दिया गया। तो अभी दिल्ली वाले क्षेत्र का नाम भैया पूरा दिल्ली हो गया। आगे बात करते हैं, क्लॉज नंबर 2 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र मतलब नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर के लिए एक विधानसभा होगी। और आपको बता दूं विधानसभा में वर्तमान में 70 एमएलए होते हैं, 70 विधायक होते हैं। और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुने गए सदस्यों से भरे जाएंगे। यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वह व्यक्ति वोटिंग करेगा, और 25 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो इस क्षेत्र का निवासी, वो चुनाव लड़कर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेगा। यानी कि चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल, वोट करने की उम्र 18 साल। इससे पता चला चुनाव डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुनाव आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो विधानसभा होगी प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी। ये पहला पॉइंट है। आगे बात करते हैं। बहुत आसानी से, बड़े प्यार से पूरा आर्टिकल बताया गया। जितना आप उधर एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हो कि भाई 79, 80, 81 ढेर सारे, तो उतना नहीं पढ़ना। एक ही आर्टिकल में पूरा दिल्ली की कहानी है। आगे बताया गया पॉइंट नंबर 2 का 1, विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा के अंतर्गत विभाजन का आधार तथा विधानसभा के कार्यक्रम से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनिश्चय संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। रिजर्वेशन कैसे होगा? यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें होंगी, और जो अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें होंगी उनमें, इसमें तो ये जब का बना तब का नहीं है, बट अभी 106 नंबर का संशोधन कर दिया गया है और 1/3 रिजर्वेशन की बात यहाँ पर लागू है। हालांकि जब चुनाव होगा, जब बजट में आएगा तभी लागू होगा। फिलहाल यहाँ पर अब एक चीज ऐड हो गई है कि 239 ए में संशोधन करके 106 नंबर का हर जगह पर महिलाओं की 1/3 सीट, 70 में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। जब से लागू होगा 15 साल तक के लिए वो लागू रहे। और इसका कार्यकाल 5 साल का होगा, 10 साल का होगा। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, तो इसका कार्यकाल कितने दिन का होगा? इसका कार्यकाल होगा 5 साल का, संसद बनाएगी। आगे अनुच्छेद 324 यानी कि निर्वाचन का काम इसका कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। अधीक्षण अनुवेक्षण का काम 339 के तहत भी इलेक्शन कमीशन के पास है। 327 में कैसे कौन वोटिंग के कितने प्रावधान होंगे, सब कुछ। अनुच्छेद 324, 327, 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे किसी राज्य की राज्य विधानसभा और उसके सदस्यों में लागू होते हैं। यानी कि जैसे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाता, वैसे ही वही सारी पावर राष्ट्रीय राजधानी के लिए भी निर्वाचन आयोग के पास होगी। सेम प्रोसेस होगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो अर्ध राज्य के रूप में आ गया। तथा अनुच्छेद 326 वही 18 साल वोटिंग वाला है।
और अनुच्छेद 329 में समुचित विधानमंडल के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि यह संसद के प्रति निर्देश है। मतलब सारा काम कौन कर रहा है? संसद और इलेक्शन कमीशन निर्वाचन के बारे में सभी कार्यों को यहाँ पे संचालित करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहा गया? तीसरा पॉइंट कहा गया कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 को छोड़कर प्रविष्टि 1, 2 और 18, यानी कि यहाँ पर कुछ बात की गई है भूमि, पुलिस और आपका जो क्या बोलते हैं कल्याणकारी प्रशासन वाली बात है। दिल्ली क्षेत्र की भूमि केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के पास है और लोक कल्याण वाले कुछ मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। तो इन मुद्दे पर के अलावा वैसे राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं? अभी राज्य सूची में 61 विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। तो वही विषय पर दिल्ली भी कानून बनाएगी, सिवाय दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली भूमि पर, और दिल्ली सरकार लोक प्रशासन का जो काम है उस पर कानून नहीं बना सकती, वो केंद्र सरकार के पास रिजर्व रहेगा। बाकी के जो 61 विषय मतलब 3 हटा दीजिएगा तो 58 पर विषय पर दिल्ली ही कानून बनाएगी, दिल्ली की विधानसभा ही कानून बनाएगी, जैसे बाकी के राज्य कानून बनाते हैं से। तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, 65, विनिर्दिष्ट 66 से जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, 2, 18 से है, संबंधित विषय से भिन्न राज्य सूची में या कंकरेंट लिस्ट में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। मतलब वही है, समवर्ती सूची पर भी ये कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार का लागू है तो केंद्र सरकार वाला ही लागू रहेगा, और अगर केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची के विषय पर कानून नहीं बनाया है तो दिल्ली उस पर कानून बना सकती है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे उपखंड का की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि संसद इस पर कानून बनाएगी, उसको कोई कट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेशों पर अल्टीमेट पावर संसद के पास चली गई, संसद इसके लिए कानून बनाएगा, इसके लिए नियम बनाएगा। आगे बात करते हैं, यदि विधानसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वोत्तर विधि के जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो दोनों दशाओं में यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वोत्तर विधि ही आविर्भावी होगी। विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो संसद वाला लागू होगा, राज्य वाला या यूनियन टेरिटरी वाला लागू नहीं होगा, पहले से भी आपको पता है। परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया और उस पर राष्ट्रपति साइन कर दे तो वो केंद्र का वैसे भी हो गया, तो वो तो लागू रहेगा, उसे भी हटाया नहीं जाएगा। और ऐसा ही किया जाता है कि समवर्ती सूची पर अगर पहले से केंद्र सरकार ने कानून बना रखा और राज्य अलग से कानून बनाना चाहता है तो उस पर राज्यपाल के साइन ना करा के वह राष्ट्रपति के पास भिजवा देता है, तो राष्ट्रपति फिर उस पर साइन कर देगा। तो राष्ट्रपति अर्थात केंद्र सरकार का उस खास राज्य के लिए या केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून हो जाता है, तो केंद्र का कानून है, फिर वो कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे, परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से मना नहीं करेगी। अगर उसको लगता है जम्मू कश्मीर वाला हाल, जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, उन बातों को छोड़कर उपराज्यपाल की उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक सदस्यों से मिलकर नहीं बनेगी। कहाँ लिखा है 10%? अच्छा, अनाधिक मतलब 10%, और इसमें देखो 70 है, 70 का 10% यानी कि 7, और उन 7 में एक मुख्यमंत्री भी होता है।
7 मंत्री ही दिल्ली में बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी होगा। वही बात है, यानी कि मुख्यमंत्री का पद कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 239 का के क्लॉज नंबर 4 में पढ़ेंगे तो वहां पर दिल्ली मुख्यमंत्री के बारे में संवैधानिक प्रावधान की बात की गई है। आगे बात करते हैं। परंतु उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि हमारे बीच लड़ाई हो गई, आप फाइनल डिसीजन करो कि हम सही या वो सही, और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां वह विषय उसकी राय में है इतना अवश्य है कि जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है, वह उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने निर्देश देने के लिए आवश्यक समझे सक्षम होगा। अगर जरूरत पड़ती है कि भाई इस पर कानून बनाना तुरंत आवश्यक है, तो फिर वह वेट नहीं करेगा कि राष्ट्रपति इस पर साइन करे, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करे अथवा राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ना करे। वो राष्ट्रपति के लिए वेट नहीं करेगा, तुरंत इस पर क्या करेगा, कार्यवाही शुरू कर देगा। बात करते हैं 239(5) की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। वही बात जो पीछे के आर्टिकल में कही गई वही बात यहां भी है। बस वैसे राज्य में राज्यपाल का पद होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में यहां पे किसकी बात की गई, यहां पे राष्ट्रपति की बात, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। आगे कुछ और पावर के बारे में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह भी हमने कल आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति और मंत्री राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद मतलब पर्यंत प्रसाद धारण करता है। साथ में का है और एक साथ में खा भी होगा। हाँ, संसद पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए या उनमें अंतर्विष्ट जो उसमें लिखे हैं उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए उसके अनुसांगिक उसके जैसे या पारिणामिक जिसका रिजल्ट आए सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगा। और उपखंड का में यहां पर निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। यानी कि इसमें चेंज के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी ऐसे नॉर्मली तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते, परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा और बचा। अनुच्छेद 239 खा के उपबंध यानी कि इमरजेंसी वाली बात है कि अगर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का कानून सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा तो वहां पे जो है इमरजेंसी लगेगी। उपबंध जहां तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे वे पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं। वही है इमरजेंसी की बात। और उस अनुच्छेद में अनुच्छेद 239 का के खंड 1 के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह यथास्थिति इस अनुच्छेद 239 का खा के प्रति निर्देश दिए गए हैं। तो कल हम लोग बात करेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 239 AB या का खा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे 239 B। तो अलग अलग आर्टिकल हैं, पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, अलग अलग समय में जोड़े गए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा ये समझिएगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसका गठन जो है 1991 में किया गया और इसके लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसमें 7 मंत्री होते हैं मैक्सिमम, और ये राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद मतलब पद धारण करते हैं। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। बस इतना बात है और कुछ खास। मिलते हैं कल अगले आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल नंबर 239 का खा में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।